स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू MKH। तो चलिए फिर फटाफट से जो हमारा चैप्टर बचा हुआ उसको फटाफट से कंप्लीट करते हैं, ठीक है। तो चलिए फटाफट से सिंचाई को पढ़ते हैं, क्योंकि सिंचाई से पहले तो हमने पढ़ लिया था। तो सिंचाई की आवश्यकता क्यों होती है ये तो हम जान चुके हैं, क्योंकि हमने अभी अभी खाद डाली है और खाद पौधे के ऊपर पहुंच जाए इसके लिए हमें उसको पानी में घोल करके उसकी जड़ों तक पहुंचाना होगा, ठीक है। तो सिंचाई के सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि सिंचाई किसे कहते हैं, तो आप कह देंगे कि निश्चित अंतराल के बाद फसल को पानी देना, निश्चित अंतराल के बाद फसल को पानी देना या जल देना, पानी देना ही क्या कहलाता है, सिंचाई कहलाता है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिंचाई की आवश्यकता क्यों होती है, तो ये तो समझाने की ज़रूरत ही नहीं है कि खाद तभी पहुँचेगी जब खाद पानी में घुलेगी, और पानी में घुलेगी तभी जब आप पानी डालोगे। तो सिंपल सी बात है कि पौधे के अंदर वैसे देखा जाए तो पौधे के अंदर लगभग 90% जल होता है, यानी कि पौधा बना ही जल से है। पौधे के अंदर 90% जल है, तो हमें उसको समय समय पर जल उपलब्ध कराना पड़ेगा ताकि पौधा सूख ना जाए। ये चीज़ आपको समझ में आ गई, ठीक है। तो एक तो कारण ये हो गया, और दूसरा हमने अभी अभी उर्वरक डाले हैं वो घुल करके पौधे तक पहुंच जाए, ये इसका कारण है। अब हमसे पूछा जाता है कि आप जल तो दे रहे हो, लेकिन जल दोगे कहाँ से? घर से वाटर कूलर में लेकर के जाओगे क्या? कैंपर में लेकर के जाओगे? नहीं। खेतों में जो जल के स्रोत होते हैं उन्हीं से क्या दिया जाता है, फसलों को पानी दिया जाता है। जैसे हो सकता है कोई आसपास नहर हो, आप उससे देते हो, नदी हो उससे देते हो, कुआं हो तो वहाँ से पानी दे सकते हो, ठीक है, नलकूप हो वहाँ से पानी दे सकते हैं। तो ये सारे के सारे सिंचाई के स्रोत हैं, ठीक है, कि सिंचाई के लिए पानी आप लाओगे कहाँ से, सिंचाई के लिए जल के स्रोत कौन कौन से हैं, तो ये भी पूछा जा सकता है। क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि सिंचाई के स्रोत कौन कौन से हैं, सिंचाई के स्रोत। तो आप कह देंगे सिंचाई का सबसे अच्छा जो स्रोत होता है, बेसिकली जो वहाँ पर पाया जाता है जहाँ पर जल स्तर अच्छा होता है, तो वो है कुआं। कुएं वहाँ पर पाए जाते हैं जहाँ पर ज़मीन का जल स्तर अच्छा होता है, ठीक है। कुछ कुएं जो है ज़मीनी जल से भी जुड़े होते हैं, कुछ ऊपर वर्षा जल से भी भरे जाते हैं, ठीक है। एक होता है नलकूप, ठीक है, नलकूप, जिसको आप एक और वर्ड भी यूज़ करते हो, कौन सा? ट्यूबवेल भी इसको कहते हैं। तो ट्यूबवेल का नाम आपने सुना होगा, एक्चुअली आपने इसकी इमेज तो ज़रूर देखी होगी कहीं ना कहीं, कि इस तरह से एक पाइप निकली हुई होती है और ज़मीन के अंदर इस तरह से एक कुआं किया जाता है, और कुएं के नीचे जो है कुछ पंप वगैरह लगे होते हैं जो ज़मीनी जल को बाहर खींचते हैं, ठीक है। और इस जो है इस पाइप से जो है इस तरह से पानी आता है। आपने टीवी में जो है इसकी पाइप्स की अगर एड्स देखी होंगी तो वहाँ पर इस तरह से आपने नलकूप भी देखा होगा, ठीक है। तो नलकूप होता है, कुआं होता है। इसके अलावा कौन कौन से हमारे सिंचाई के स्रोत होते हैं? तालाब हो सकती है, झील हो सकती है, नदियां हो सकती है, बांध हो सकती है। तो आप लिख दें जितने भी, जहाँ भी, जिस भी स्रोत से आपको जल मिलता है सब लिख सकते हैं आप, ठीक है। तालाब हो सकता है, झील हो सकती है, बांध हो सकता है, ठीक है। और बांध के अलावा क्या हो सकती है? कोई नदी हो सकती है, कोई नहर हो सकती है, नहर आदि। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। तो ये सारे के सारे सिंचाई के अलग अलग स्रोत हैं, ठीक है। अब ये जो स्रोत है, नहर से तो पानी हम तक आ जाता है, लेकिन मान लीजिए कि कोई कुएं है या फिर कोई झील है, नलकूप है, तो वहाँ से पानी नीचाई से ऊपर लाने के लिए, यानी पानी बहुत नीचे होता है, तो वहाँ से पानी ऊपर लाने के लिए किसान कुछ माध्यमों का उपयोग करता है, तो उन्हें कहते हैं सिंचाई के साधन, ठीक है, कि कुछ विधियाँ होती हैं। तो आजकल क्या होता है, कुछ नई विधियाँ आ गई हैं और पुराने टाइम में कुछ परंपरागत विधियाँ चलती थी। तो इन दोनों विधियों को हमने पढ़ना है कि परंपरागत तरीके से पुराने टाइम में किस तरह से कृषि होती थी। कुएं से पानी, क्योंकि कुएं से बाल्टी पानी निकालने से तो काम नहीं चलेगा, पूरी ज़मीन को पानी देना है, तो बहुत सारा पानी की आवश्यकता होती थी। तो पहले कैसे निकाला जाता था? आजकल तो पंप वगैरह आते हैं, तो पंप से कैसे किया जाता है। और इसके बाद है कि खेत में जब पानी दिया जाता है तो उसकी कई सारी विधियाँ आजकल आ चुकी है। फव्वारा सिस्टम आ चुका है, ड्रिप सिस्टम आ चुका है। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, ठीक है। स्प्रिंकल सिस्टम है,
तो चलिए नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है कि सिंचाई के साधन कौन कौन से हैं। तो सिंचाई के साधनों को आप दो भागों में बांट सकते हो, एक तो परंपरागत साधन और एक है जो आधुनिक साधन है। ठीक है, इसको आप ये भी कह सकते हो कि सिंचाई के तरीके, सिंचाई के तरीके। ठीक है, सिंचाई के तरीके। अब सिंचाई के दो अलग अलग तरीके हैं, एक तो है परंपरागत तरीके, ये चीज़ आपको समझ में आ गई, या फिर आप इसको परंपरागत विधियां भी बोल सकते हो। ठीक है, और एक है हमारी कौन सी विधियां, आधुनिक विधियां जो आजकल यूज़ की जाती हैं। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। ठीक है, तो इन दोनों विधियों को हम पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे परंपरागत विधियां। ठीक है, और परंपरागत विधियों को क्योंकि आजकल वो यूज़ में नहीं है ज़्यादा, तो इसलिए हमें उनकी इमेजेस देख करके उनको समझना पड़ेगा अच्छे तरीके से। जो परंपरागत विधियां हैं, मेनली 4 परंपरागत विधियां सिंचाई की, जिसमें से एक को आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, वो है रहट। रहट के बारे में हम सब बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। रहट के अंदर क्या होता है, किसान को कुएं से या किसी बावड़ी से पानी निकालना होता है। तो किसान क्या कर देता है, मान लीजिए कि ये कोई कुआं है, तो किसान क्या करता है कि यहाँ पर इस तरीके से एक चक्र जैसी आकृति होती है। ठीक है, यहाँ पर इस तरह से बर्तन लगे हुए होते हैं, इस तरह से अलग अलग बर्तन लगे होते हैं। ठीक है, और क्या होता है कि इस चक्कर को जैसे जैसे घुमाया जाता है तो वैसे वैसे ये बर्तन जो है भरता है, ये बर्तन में पानी भरता है और फिर ये पानी जो है आगे गिर जाता है। उसी के साथ में जो है एक नाली नुमा बनाई जाती है संरचना, उसके अंदर पानी गिर जाता है और वो पानी जो है आगे नालियों के माध्यम से पूरे खेत में पहुँचा दिया जाता है। ठीक है, तो ये सारी की सारी विधियाँ हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। पहली तो हो गई हमारी रहट विधि। दूसरी विधि जो होती है वो है ढेकली। तीसरी जो विधि है वो है हमारी मोट या घिरनी। अभी आप टेंशन मत लीजिए, इनके नाम थोड़े से अजीब लगेंगे आपको, लेकिन इन सभी के हम पिक्चर जब देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और चौथी विधि, एक तो हो गई रहट, दूसरी हो गई ढेकली, तीसरी हो गई मोट या घिरनी, और चौथी जो है वो है हमारा चेन पंप। ठीक है, तो सबसे पहले आप रहट की पिक्चर देखिए, आपके सामने रहट की पिक्चर है। तो इसमें आपको साफ दिखाई दे रहा है कि एक जो है बड़ा सारा चक्कर है। ठीक है, बड़ा सारा टायर जैसी आकृति है, उसके ऊपर जो है बर्तन लगे हुए होते हैं। जैसे ही उसको घुमाया जाता है तो वो बर्तन पानी से भरता है, और उस जो ये चक्कर जैसी आकृति है उसके जस्ट पास में ही एक नाली नुमा आकृति बनाई जाती है, खाली जिसको बोलते हैं। तो उसमें पानी गिरता जाता है और वो पानी जो है आगे फर्दर छोटी छोटी खालियों से जो है पूरी जो खेत होता है, पूरा ज़मीन जो होती है वहाँ पर पहुँच जाता है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। ठीक है, तो रहट की समझ में आ गई कि रहट कैसे काम करता है। अब आजकल तो क्या होता है कि रहट को मोटर से जो है घुमाया जाता है, इलेक्ट्रिकल मोटर से या सोलर मोटर से घुमाया जाता है, लेकिन पुराने टाइम में उसको बैलों को घुमा करके जो है रहट को घुमाया जाता था। ठीक है, तो कुछ ऐसा सिस्टम होता था कि बैल घूमते जाते थे और इधर से हमारा रहट घूमता था, कुएं से पानी निकलता था और पानी जो है पूरे खेत में फैल जाता था। ठीक है, और पानी जो है पूरे खेत में फैल गया तो इसका मतलब सिंचाई हमारी हो गई। तो रहट विधि आपके समझ में आ गई। दूसरी विधि है ढेकली विधि। अब देखिए, ढेकली को पढ़ने से पहले आप मोट या घिरनी को पढ़िए। मोट या घिरनी में क्या होता था कि कुएं के ऊपर एक घिरनी लगा दी जाती थी। ठीक है, तो किसान क्या करता था, एक बड़ा सा बर्तन पहले तो कुएं के अंदर डाल देता था। ठीक है, फिर क्या करते थे, उसको जो है उसकी रस्सी जो बंधी होती थी उस बर्तन से, उसको धीरे धीरे खींचा जाता था। ठीक है, जैसे वो ऊपर आ जाता था तो इसको उड़ेल दिया जाता था बाहर, और खालियों से होकर के वो जो है छोटी छोटी नालियों से होकर के पूरे खेत में पानी पहुंचता जाता था। यानी इधर से किसान डालता था कुएं के पास से, और वो ढलान इस तरह से बनाई जाती थी कि पूरे खेत में जो है पानी आगे से आगे चलता जाए। ठीक है, लेकिन ये सिस्टम तो बहुत ही हार्ड होता था, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़मीन पर इस तरह से किसान कितना का पानी निकालेगा। ठीक है, तो फिर एक विधि आई ढेकली विधि। मोट विधि,
या घिरनी विधि, डायरेक्ट कुएं में से पानी निकालता था किसान अपने हाथ से। ढेकली में क्या था कि ढेकली में एक लकड़ी ले ली जाती थी, एक छड़ ले ली जाती थी, ठीक है, काफ़ी चौड़ी लकड़ी की जो है एक छड़ ले ली जाती थी। तो उसके एक साइड में भारी पत्थर बांध दिया जाता था और एक साइड में बर्तन बांध दिया जाता था, ठीक है। अब भारी पत्थर है तो वो क्या करेगा, पत्थर जिस तरफ होगा तो उस तरफ जो है वो जो छड़ है वो नीचे झुकी हुई रहेगी तो बाल्टी ऊपर आ जाएगी, ठीक है। और वो एक किसान जो होता था वो बाल्टी को अंदर डालने के लिए कुछ टाइम के लिए उसको उठाता था, फिर वापिस से पत्थर को छोड़ देता था तो बाल्टी ऊपर आ जाती थी। तो ये थी ढेकली विधि, ठीक है। और ढेकली विधि के अंदर ऐसा भी होता था कि दो किसान इस तरह से करते थे कि एक तो छड़ को ऊपर नीचे करता था और एक पानी बाहर जो है उड़ेलता था। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। तो ये काफ़ी हार्ड और काफ़ी पुरानी विधियाँ जो आजकल काम में नहीं ली जाती है। फिर लास्ट आते हैं हमारा चेन पंप। चेन पंप भी रहट की तरह ही होता है, इसमें एक चेन घूमती जाती है और रहट की तरह ही वो जो चक्कर होता है वो घूमता जाता है और उसके अंदर जो बर्तन लगे होते हैं वो अंदर से पानी भर के लाते हैं और बाहर जा कर के गिरा देते हैं। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। तो ये होता है, ऐसे ही होता है चेन पंप। तो ये हो गई हमारी परंपरागत विधियाँ। लेकिन आजकल जो सिंचाई होती है वो किसके माध्यम से होती है, ट्यूबवेल के माध्यम से होती है, इलेक्ट्रिकल मोटर्स के माध्यम से होती है। मोटर लगा दी जाती है, वो पानी ऊपर खींचती है और पानी पूरे खेत में पहुंच जाता है, ठीक है। और मोटर भी आजकल सिर्फ विद्युत वाली मोटर नहीं, बहुत सारी मोटर्स आजकल आ रही हैं, जैसे सोलर सिस्टम, सोलर यानी कि सौर ऊर्जा से चलने वाली मोटर आ रही है। इलेक्ट्रिकल से तो चलती ही चलती है, इसी तरह से बायोगैस से चलने वाली भी मोटर आ रही है। और बायोगैस तो आपको पता है कि आजकल अगर बिल्कुल रिसेंट अगर देखा जाए तो किसान के खेतों में ही बायोगैस बनानी धीरे धीरे कुछ टाइम में शुरू हो जाएगी। तो खेतों में ही बायोगैस बनेगी, वहीं पर ही बायोगैस बनेगी तो वहीं पर ही क्या हो जाएगा कि क्योंकि सिंपल सी बात है कि जो कृषि का कचरा होता है उसी से बायोगैस बनाई जा रही है, ठीक है। तो वो जो है एक बहुत ही अच्छी डेवलपमेंट हो जाएगी, एक नई ऊर्जा जो है किसानों को मिलने लग जाएगी, ठीक है। तो ये थोड़ा सा रिसेंट का भी हमने पढ़ लिया। अब हम चलते हैं सिंचाई की आधुनिक विधियाँ, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि इन आधुनिक विधियों की ज़रूरत क्यों पड़ी, ठीक है। और फिर हम समझेंगे कि आधुनिक विधियां है ये कहीं ना कहीं जल संरक्षण भी करती है, यानी कि पानी को बर्बाद होने से भी बचाती है। तो वो कैसे, ठीक है। सिंचाई की जो आधुनिक विधियां आजकल चल रही हैं उसमें क्या किया जाता है कि पानी तो ठीक है, पानी तो मोटर से निकाल लिया जाएगा, लेकिन जो पानी को खेतों में पहुंचाया जाएगा तो वो एक नए तरीके से पहुंचाया जाएगा। अब देखिए, पहले क्या होता था कि जब परंपरागत तरीके से सिंचाई होती थी, परंपरागत तरीके से जब भी सिंचाई होती थी तो क्या होता था कि यहाँ से मान लीजिए कि वो कोई एक बड़ी नहर है, नहर से इस तरह से छोटी छोटी नालियाँ लाई जाती थी, ठीक है। और मान लीजिए कि ये है किसान की इतनी सारी ज़मीन, ठीक है। और ये नाली जो है यहाँ से किसान की ज़मीन के पास से गुजरी है, मान लीजिए ये ज़मीन है। तो यहाँ पर क्या किया जाता था कि इस तरह से यहाँ पर एक, यानी कि ये जो इसकी बाउंड्री होती थी वो इसको खोल दी जाती थी। यहाँ से किसान जो है पानी लगाता था तो यहाँ से इसकी बाउंड्रीज खोल दी जाती थी। अब जैसे ही नहर में पानी बहता, नहर में तो पानी बहेगा, तो यहाँ से जब इसका जो बंदा है वो खोला जाएगा तो ये पानी इस तरह से इधर आ जाता था। पानी यहाँ पर बहेगा, इन नालियों में बहेगा। इन नालियों में जब पानी बहेगा तो जब यहाँ से बाउंड्री खुली है तो वो ज़मीन पर भी तो आ जाएगा। तो किसान के पहले यहाँ पर, फिर यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, धीरे धीरे पूरा जो है पूरी ज़मीन में पानी इस तरह से चलता जाता था, ठीक है। तो ये पूरी ज़मीन में पानी पहुँच जाता था। इसी तरह से इसी छेद से भी, यहाँ से भी, तो इसी तरह से क्या होता था कि छोटी छोटी नालियाँ बना करके पहले तो पानी खेत तक लेकर आया जाता था। नहर से लेकर के आते थे या फिर कुएं से लेकर के आते थे, तालाब से लेकर के आते थे। फिर ज़मीन के एक छोर से पानी शुरू किया जाता था बहना और उसको पूरे बिल्कुल एक छोर से दूसरे छोर तक पानी पहुंचाया जाता था। इस प्रोसेस में कहीं कहीं बहुत प्रॉब्लम आती थी कि ठीक है, आपका समतल मैदान है, एक तरफ से आपने पानी देना शुरू किया, वो पानी पूरे समतल मैदान में फैल जाएगा। वहाँ पर तो ये विधि अच्छी है, ये विधि पॉसिबल है वहाँ पर तो, लेकिन मान लीजिए कि कोई ज़मीन जो है वो मान लीजिए कि इस तरह से है, कोई ज़मीन इस तरह से है और मान लीजिए यहाँ पर आपकी नहर है, तो इस हिस्से में आप पानी कैसे पहुँचाएंगे?
सिंपल सी बात है कि इस हिस्से में आप पानी कैसे पहुंचाएंगे, पानी तो ढलान में जाएगा, ठीक है। मान लीजिए कि आपने यहाँ से खोल दिया तो पानी यहाँ तो बहुत ज़्यादा भर जाएगा, लेकिन यहाँ पर पानी नहीं पहुँच पाएगा। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। यानी कि जब ऊबड़ खाबड़ ज़मीन होती है तो ये वाली विधियाँ फिर हमारी फेल हो जाती हैं, ठीक है। इसी तरीके से एक बाग का भी एग्जाम्पल ले लेते हैं कि यहाँ पर पानी की वेस्टिंग हो रही है। बाग का भी एग्जाम्पल ले लें तो वहाँ पे क्या होता है कि मान लीजिए आपने जो है बाग देखे होंगे, जैसे मान लीजिए उत्तर भारत की बात करें तो संतरे का बाग देख लेते हैं। तो बाग में क्या होता है कि थोड़ी थोड़ी दूरी पर इस तरह से पौधे लगाए जाते हैं, थोड़ी थोड़ी दूरी पर इस तरह से पौधे लगाए जाते हैं, पौधों के बीच में काफ़ी जगह छोड़ी जाती है और एक लाइन में बिल्कुल बहुत ही अच्छे तरीके से पौधे लगाए जाते हैं, है ना। इस तरीके से पौधे लगे हुए हैं और आपने क्या किया कि यहाँ से पानी देना शुरू कर दिया, ठीक है। पूरे खेत को आपने पानी से भर दिया, सब जगह पानी जो है भर गया, बहुत अच्छा हुआ, ठीक है। लेकिन यहाँ पर सोच के देखिए कि यहाँ पर जो ये हिस्सा जो खाली पड़ा हुआ है, क्या इसको पानी की ज़रूरत थी? तो आप कहेंगे ये जो ज़मीन खाली पड़ी हुई है इसको तो पानी की ज़रूरत नहीं थी, फिर भी हमने इसको पानी दे दिया, यानी कि ये पानी तो क्या हो गया, हमारा वेस्ट हो गया ना। इसका मतलब कुछ ऐसा किया जाए कि सिर्फ पौधे की जड़ के पास पानी पहुंचे, ये जो एक्स्ट्रा हम पानी जो वेस्ट कर रहे हैं वो पानी वेस्ट ना हो। तो इसके लिए क्या अपनाई गई, आधुनिक जो है सिंचाई की विधियां अपनाई गई, ठीक है। तो आधुनिक सिंचाई की जो विधियां उनको हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। आधुनिक सिंचाई की 2 विधियां आजकल अपनाई जाती है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आता है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई कि हमें आधुनिक विधियां अपनानी पड़ेगी, ठीक है। तो नेक्स्ट है सिंचाई की आधुनिक विधियां। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा और आपको क्या करना है कि वीडियो में सिर्फ आप समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। नोट्स वगैरह आपको PDF मिलेगी तो वहाँ से बनाइएगा, वहाँ पर आपको ये भी समझ में आएगा कि क्वेश्चन कैसे आएगा और उसका उत्तर हमने क्या लिखना है। यहाँ पर तो सिर्फ समझने की तरफ ध्यान दो कि जो समझाया जा रहा है वो आपको समझ में तो आ रहा है ना, ठीक है। चलिए, अब सिंचाई की आधुनिक विधियाँ 2 तरीके की होती हैं। पहला तो होता है छिड़काव तंत्र और दूसरा होता है ड्रिप तंत्र। पहला होता है छिड़काव तंत्र और दूसरा होता है ड्रिप तंत्र। ड्रिप तंत्र को पहले हम समझते हैं कि जो हमने बाग वाला एग्जाम्पल लिया वहाँ पर ड्रिप तंत्र वाली जो विधि होगी वो बहुत बढ़िया होगी। ड्रिप सिस्टम बहुत अच्छा रहेगा। कैसे? ड्रिप सिस्टम में देखिए क्या होता है। ड्रिप सिस्टम में क्या होता है कि ये मान लीजिए आपका बाग है और बाग के अंदर आपने क्या है, थोड़ी थोड़ी दूरी पर मान लीजिए एक बार 4 पौधों का एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। इस तरह से 4 पौधे मैंने पेड़ बनाए हैं, आप इनको पौधे ही मान करके चलिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या किया जाता है कि मुख्य जो पाइप होती है जहाँ पर हमारा जल का स्रोत है वहाँ से एक बड़ी पाइप लाई जाती है और अंडरग्राउंड वायरिंग के माध्यम से ये जो पाइपें हैं उसके साथ इस तरह से जहाँ जहाँ पर पौधे हैं वहाँ पर एक पाइप खुली छोड़ दी जाती है। इस पौधे के पास एक पाइप खुली छोड़ दी छोटी सी, उसके बाद इस पाइप को ले गए, यहाँ पर ये पौधा आ गया, यहाँ पर इस पाइप को खुली छोड़ दी, उसके बाद इस पाइप को यहाँ पर ले आए, ठीक है। यहाँ पर एक पाइप खुली छोड़ दी, उसी तरह से यहाँ पर इसकी ज़मीन के पास एक पाइप खुली छोड़ दी और उसके बाद यहाँ पर एक पाइप खुली छोड़ दी, ठीक है। और यहाँ पर से इसको क्या कर दिया गया, बंद कर दिया गया। यहाँ तक आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा कि जैसे इसके अंदर पानी जाएगा तो इस पाइप से पानी आता जाएगा और यहाँ से खुली है तो सिर्फ कुछ पानी गिरेगा तो सिर्फ इस पौधे के आसपास गिरेगा। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। फिर पानी आगे जाएगा, इस पौधे के पास गिरेगा, फिर पानी आगे जाएगा तो इस पौधे के पास गिर जाएगा, फिर पानी आगे जाएगा तो इस पौधे के पास गिरेगा। यानी कि सिर्फ पौधे के नीचे ही पानी गिरेगा और पानी वेस्ट नहीं होगा। और आपने बाग के अंदर देखा होगा कि पौधे के पास एक पाइप निकली होती है ब्लैक से कलर की, तो वो यही सिस्टम होता है। तो ड्रिप सिस्टम आपको समझ में आ गया होगा कि ड्रिप कैसे लगाई जाती है। पौधों को भी जो आजकल ड्रिप्स लगने लगी हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं छिड़काव तंत्र में क्या किया जाता है। छिड़काव तंत्र भी आपने देखा होगा कि जहाँ पर उबड़ खाबड़ ज़मीन होती है वहाँ पर ये बेस्ट तरीका होता है। इसमें क्या होता है कि ऊपर से पानी दिया जा रहा है कि नीचे से ज़मीन उबड़ खाबड़ है तो नीचे से पानी दो ही मत, ऊपर से पानी दे दो। इसमें क्या होता है
कि मान लीजिए ये जल स्रोत है और ये मान लीजिए कि किसान का खेत है, ठीक है। इसके अंदर जो है इस तरह से फसल उगाई हुई है। तो इसके अंदर क्या होता है कि इस तरह से एक पाइप ला करके बीच में कहीं कहीं जो है क्या लगा दिए जाते हैं, फव्वारे लगा दिए जाते हैं, छोटे छोटे फव्वारे लगा दिए जाते हैं। अब यहाँ से जैसे ही पानी आता है तो ये फव्वारे ऊपर से पूरी फसल में घूम घूम कर छिड़काव करना शुरू कर देते हैं। इसके अंदर एक घूमने वाला नोजल लगा होता है जो इस तरह से झटके खा खा करके घूमता है। वो आपने उसको इस तरह से घूमते हुए भी देखा होगा, ठीक है। खास करके आपने अपने स्कूल के ग्राउंड में जब पानी दिया जाता है तो वो नोजल किस तरह से घूमती है वो आपने ज़रूर देखी होगी। तो वो जो सिस्टम होता है वो छिड़काव तंत्र होता है कि ज़मीन चाहे उबड़ खाबड़ होती रहे, हमें तो ऊपर से पानी देना है, हम तो पौधे के ऊपर छिड़काव कर रहे हैं। और छिड़काव में जब बूंद बूंद पानी दिया जाता है तो वहाँ पर हमारा ज़्यादा पानी वेस्ट नहीं होता है, जितना पौधे को पानी चाहिए उतना पानी हम दे देते हैं। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। तो पानी की बर्बादी दोनों ही तंत्रों में रोकी गई है, क्योंकि यहाँ पर एक्स्ट्रा पानी देने की ज़रूरत नहीं है, पूरी ज़मीन को गीला करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये दोनों विधियाँ जो है सिंचाई की बेस्ट विधियाँ हैं। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। तो सिंचाई के बारे में हमने पढ़ लिया, लेकिन जैसे ही हम सिंचाई देते हैं, जैसे हम सिंचाई करेंगे तो सिंचाई के साथ साथ जैसे सिंचाई करेंगे तो फसल के साथ साथ कुछ अन्य घास फूस भी उगाएगी, क्योंकि ज़मीन के अंदर पोषण हमने दिया है, पानी भी दे दिया, तो और जो घास फूस है वो भी उग जाती है जो कि उस पोषण को नष्ट कर देती है जो कि पौधे में जाना चाहिए था। जो पोषण पौधे में जाना चाहिए था वो अगर घास खा गई, घास ने यूज़ कर लिया तो पौधे को पोषण नहीं पहुंच पाएगा। इसीलिए जो है हम इस खरपतवार को निकालना चाहते हैं, और ये जो एक्स्ट्रा घास होती है उसे खरपतवार बोला जाता है, ठीक है। इसीलिए इसको या तो खरपतवार नाशी का छिड़काव करके ख़त्म कर दिया जाता है या फिर उसको उखाड़ करके जो है बाहर फेंक दिया जाता है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि खरपतवार से कैसे बचाव किया जाता है। ये जो है खरपतवार से बचाव करने की विधि जो होती है इसे निराई भी कहते हैं। तो नेक्स्ट जो स्टेप है हमारा निराई। पहला क्वेश्चन हमारा क्या बनता है कि खरपतवार क्या है, तो आप कह दोगे कि फसल के साथ उगे जो अवांछित पौधे होते हैं वो खरपतवार कहलाते हैं। अवांछित का मतलब है जो हमारे लिए फसल के अंदर उपयोगी नहीं है, जो किसी काम के नहीं है, वो क्या हो जाएंगे, अवांछित पौधे जो होंगे उन्हीं को क्या बोल दिया जाएगा, खरपतवार बोला जाएगा। ये चीज़ आपको समझ में आ गई, ठीक है। खरपतवार जो घास फूस उग जाती है वही तो होती है, ठीक है। अब बात आती है कि उसका नियंत्रण कैसे करेंगे। तो दो तरीके से नियंत्रण किया जाता है कि या तो उसको उखाड़ करके फेंक दो या फिर कुछ ऐसा किया जाना चाहिए कि वो वहीं पर ख़त्म हो जाए, ठीक है। तो इसके लिए जो है 3 मेथड्स होते हैं। पहला है जुताई, यानी कि हल से जुताई करके उसको निकाला जाना चाहिए। दूसरा है हाथ से उसको उखाड़ा जा सकता है। और तीसरी विधि है रासायनिक उपचार, यानी कि आप जो है खरपतवार नाशी के छिड़काव द्वारा जो स्प्रे होती है, जो खरपतवार नाशी वाली स्प्रे जो होती है वो करके जो है आप उनका जो यानी कि इनकी जो वृद्धि है उसको रोक सकते हो। ये चीज़ आपको समझ में आ गई, यानी ये और नहीं बढ़ेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई कि खरपतवार नाशी का जो नियंत्रण है वो कैसे किया जाता है। तो 3 विधियाँ, या तो जुताई कर दो, हल से जुताई कर दो ताकि उनकी जड़ें निकल जाएंगी। दूसरा है हाथ से उखाड़ लो तब भी जड़ें निकल जाएंगी। तीसरा है रासायनिक उपचार कर दो, खरपतवार नाशी उस पर छिड़काव कर दो तो अपने आप जो है मर जाएंगे पौधे। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। पौधे का मतलब है कि कौन से पौधे, जो घास फूस उगाई है वो वाले पौधे, ठीक है। और ये जो तीनों विधियां हैं यानी खरपतवार का नियंत्रण करना ही क्या कहलाता है, निराई कहलाता है। और ये तीनों विधियां जो है क्या कहलाती है, निराई कहलाती हैं। ये चीज़ आपको समझ में आ गई, यानी कि खरपतवार का नाश करना ही क्या कहलाता है, निराई कहलाता है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि निराई क्या होता है तो आप कह दोगे कि खरपतवार की वृद्धि पर नियंत्रण जो किया जाता है, नियंत्रण करने की जो प्रोसेस होती है, प्रक्रिया होती है, उसी को क्या बोला जाता है, निराई बोला जाता है, ठीक है। तो निराई आपने समझ ली। अब सारे स्टेप्स कर लिए और फाइनली जो है हमारी फसल पक करके तैयार हो गई। तो लास्ट स्टेप, सेकंड लास्ट स्टेप हमारा क्या होगा, फसल की कटाई। यानी कि अब हमें क्या करना है, फसल को काटना है। तो फसल जब पक करके तैयार हो जाती है तो उसकी कटाई की जाती है। और कटाई जो होती है फसल की वो 2 तरीके से की जाती है। फसल की कटाई जो है वो 2 तरीके से की जाती है।
एक तो है कि फसल का जो पौधा होता है उसको पूरा जड़ से ही उखाड़ लिया जाता है, ठीक है। एक तो पूरा जड़ से ही उखाड़ सकते हैं, या फिर क्या कर सकते हैं कि उसको ज़मीन के पास से काट लिया जाता है, ठीक है। अब कटाई दो चीज़ों द्वारा होती है, एक तो होती है हाथ से कटाई, हाथ से कटाई, और दूसरी होती है हार्वेस्टर से कटाई, हार्वेस्टर से कटाई। हार्वेस्टर आपने देखा ही होगा, आजकल तो सब जगह हमें हार्वेस्टर देखने को मिल रहे हैं। और हाथ से भी कटाई होती है, जैसे गेहूं की फसल है तो एक दरांती नाम का उपकरण होता है। इस तरह से कुछ होता है कि यहाँ पर जो है लगभग इस तरीके से, और यहाँ पर इसका जो है हैंडल लगा होता है पकड़ने के लिए, ठीक है। और यहाँ पर क्या होते हैं, इसके छोटे छोटे दांत होते हैं, जिसकी वजह से इसको जो है चला करके और फसल को काटा जाता है, ठीक है। हाथ से काटा जाता है, यहाँ पर हाथ से पकड़ा जाता है और इस तरीके से दरांती को चला करके जो है कटाई की जाती है। तो जब हाथ से कटाई की जाती है वो तो दरांती से की जाती है, और दूसरा विधि है हमारी कि हार्वेस्टर से भी कटाई की जाती है। तो कटाई की दो विधियाँ हो गई, हाथ से कटाई और हार्वेस्टर से कटाई। लेकिन सिर्फ कटाई करने से ही काम नहीं चलेगा। मान लीजिए गेहूं की फसल का हम एग्जांपल लेते हैं, तो गेहूं की फसल की हमने कटाई तो कर ली, लेकिन वहां से हमने गेहूं के दाने तो नहीं निकाले ना। तो वो जो दाने निकालने की प्रोसेस होती है, उसे कटाई के बाद एक प्रोसेस और होती है जिसे हम क्या कहते हैं, थ्रेशिंग या फिर विनोइंग कहते हैं, ठीक है। तो आपसे पूछ लिया जाए कि थ्रेशिंग या विनोइंग क्या होते हैं, तो आप कह दोगे कि फसल के पौधे से उस फसल को जो है सूखा करके, कि फसल का जो पौधा था उसको सूखा करके उसके अंदर से जो अनाज के दाने निकाले जाते हैं, यानी कि दानों को, यानी कि काटी हुई फसल, आपकी कटी हुई फसल है, वहाँ से दानों को और फूस, जो घास फूस बची है, जो सूखी कचरा बचा है, उसको अलग करने की जो विधि होती है उसे बोला जाता है थ्रेशिंग या विनोइंग। अब आप कहेंगे कि थ्रेशिंग भी आप कह रहे हो कि आपने क्या किया कि आपकी फसल कटी हुई पड़ी है, उसमें से आप क्या करो, दाने या बीज अलग निकाल लो, और जो घास फूस है या जो कचरा है उसको आप अलग कर दो, ठीक है। तो ये विधि क्या हो जाएगी, थ्रेशिंग या विनोइंग। अब जो थ्रेशिंग होती है वो तो किसके द्वारा होती है, मशीन द्वारा होती है। और विनोइंग क्या होती है, किसान जो है उस फसल को ज़मीन पर फटक फटक के, यानी मार मार के जो है उससे बीज और वो घास फूस जो उसको अलग करते हैं। कई बार क्या होता था कि कुछ टाइम पहले क्या होता था कि जब आपको विनोइंग करनी है, यानी कि आपने गेहूँ की फसल काट ली, उसको अच्छे से सुखा दिया, अब आपको गेहूँ अलग करनी है तो क्या किया जाता है, या सरसों अलग करनी है, तो वहाँ पर क्या किया जाता था कि बैट या लकड़ी ले ली जाती थी और उसको पीटा जाता था, ठीक है, या फिर उसको फटका जाता था, ठीक है। उससे क्या हो जाता था कि दाने अलग हो जाते थे और फूस जो है वो अलग हो जाती थी। उसके बाद उसको उड़ा करके फूस उड़ा दी जाती थी और दाने जो है वो रख लिया करते थे। और उस टाइम में प्रकृति भी किसानों का साथ देती थी कि जब आप देखेंगे कि जब गेहूँ की फसल आती है तो उस समय प्रकृति में बहुत तेज हवा चलती है, ताकि जब वो खेत में जाकर के उड़ाते थे तो उस हवा के साथ फूस जो उड़ करके दूर चली जाती थी, यानी प्रकृति भी किसान का साथ दिया करती थी, ठीक है। लेकिन आजकल क्या होता है, उस टाइम में जो है घास फूस काफ़ी हवा में फैल जाती है, काफ़ी प्रदूषण भी होता है उस समय में, मान सकते हैं। लेकिन किसान जो है जिस टाइम फटकते थे उस टाइम में हवा भी चलती थी, तो प्रकृति भी उनका साथ देती, ठीक है। तो उसके बाद क्या है कि विनोइंग की प्रोसेस तो समझ में आ गई, और थ्रेशिंग की प्रोसेस तो सबसे आसान है, उसमें तो मशीन चलेगी, ठीक है। लेकिन आजकल एक कंबाइन नाम की एक मशीन आ रही है जिसमें कटाई और थ्रेशिंग दोनों को कंबाइन कर दिया गया है। यानी कि आपको अलग से पहले हार्वेस्टर चला के कटाई करनी पड़ती थी, फिर थ्रेशिंग मशीन का यूज़ करके उसको दानों को अलग करना पड़ता था। अब सीधा दोनों को कंबाइन करके एक मशीन बना दी गई, उसी से फसल कट जाएगी और हाथों हाथ आपके दाने जो अलग होकर के और जो भूसा है वो अलग होकर के निकल जाएगा। तो आजकल कंबाइन आ गई है, और कंबाइन का मतलब ये होता है दो चीज़ों को जोड़ देना। तो हार्वेस्टर और थ्रेशिंग जो है कंबाइन के रूप में आजकल चलते हैं, और कंबाइन आपने देखी होगी।
तो ये तो बात हो गई आपकी फसल की कटाई कर ली आपने, गेहूं भी निकाल ली आपने, फसल भी निकाल ली, ठीक है। अब ये है कि जो आपकी फसल है, कई बार बोला जाता है कि कुछ टाइम के लिए उस फसल को, मान लीजिए कि गेहूं अगर आप अपने घर में रखते हैं या कहीं भी भंडार गृहों में रखते हैं तो उसको कुछ दिनों के लिए ठंडा होने रखा जाता है। क्या बोला जाता है कि ये गर्म गेहूं है, इसको घर में नहीं रख सकते, ये खराब हो जाएगी। तो इसके लिए क्या किया जाता है, उसको कुछ टाइम के लिए ठंडा किया जाता है, क्योंकि वो जो फसल होती है उसमें नमी होती है, उसमें तापमान होता है, और उसको अगर उसी तरीके से हम टैंकी के अंदर या फिर लोहे के बर्तन के अंदर या भंडार घरों में वैसे कि वैसे रख देंगे तो उसमें क्या पनप जाएंगे, छोटे छोटे सूक्ष्म जीव पनप जाएंगे जो उसको खराब कर देंगे, ठीक है। और आपने देखा भी होगा कि कई बार जो है गेहूं की फसल खराब हो जाती है, जिसको आप कहते हैं कि गेहूं लग गई। गेहूं लग गई का मतलब क्या होता है कि उसमें कीड़े लग गए, ठीक है। तो इस तरह से हमें क्या किया जाता है कि जो फसल हो गई, जो फसल हमने निकाल ली, उसको कुछ टाइम के लिए खुले में छोड़ा जाता है। जैसे ही वो पूरी अच्छी तरीके से सूख जाती है, वैसे ही उसको जूट के बोरों में भरकर या लोहे के बर्तनों में भरकर भंडार गृहों में सुरक्षित रखा जाता है, ठीक है। और इसी के साथ साथ उसमें नीम के पौधे, इस तरह से काफ़ी सारी चीज़ें डाली जाती हैं, अखबार डालते हैं कभी कभी हम, ताकि क्या हो कि उसके अंदर कीटनाशक जो कीट है और जो हमारे सूक्ष्म जीव है वो ना पनपे, ताकि हमारी जो गेहूं की फसल है वो खराब ना हो। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। तो वो जो चीज़ होती है उसको बोला जाता है भंडारण। भंडारण को इंग्लिश में देखें तो होता है स्टोरेज, यानी कि पूरे साल के लिए हमें गेहूं जो है बचा करके रखनी है, तो उसको स्टोर कैसे किया जाता है ये भी हम अंतिम रूप से देख लेते हैं। अब चलिए जो हमारा भंडारण है उसको एक अच्छे तरीके से देखते हैं कि फसल को अधिक समय तक सुरक्षित रखने के लिए उसे नमी, कीट और चूहों से बचाना आवश्यक होता है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई, ठीक है। अब देखिए, जब घरों में हम अनाज का भंडारण करते हैं तो वहाँ पर हम उसे किससे सुरक्षित करते हैं, नीम की पत्तियों से सुरक्षित करते हैं, क्योंकि नीम की पत्तियों से सूक्ष्म जीव कीट होते हैं जो उसके पास नहीं आते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए जो बड़े भंडार गृह होते हैं, यानी कि जो भारतीय खाद्य निगम है या ऐसे बड़े बड़े संस्थान है जहाँ पर अनाज का भंडारण किया जाता है, ठीक है, जैसे उचित मूल्य की जो दुकानें होती हैं, तो वहाँ पर अनाज कहाँ से आता है, वो ऐसे भंडार गृहों से ही आता है। और आपने बहुत बड़े बड़े जो है भंडार गृह देखे भी होंगे, ठीक है। तो वहाँ पर क्या होता है कि रासायनिक उपचार द्वारा जो है अनाज का भंडारण किया जाता है, ठीक है। और वैसे ही भंडारण करने की एक लोहे की या इस तरह की एक अलग सी संरचना बनाई जाती है, वहाँ पर इसका भंडारण किया जाता है, जिसे साइलो कहते हैं। तो आपके सामने एक साइलो की पिक्चर है। ऐसी जो बिल्डिंग्स हैं, ऐसी जो इमारतें हैं आपने देखी होंगी, यानी कि ऐसे जो भंडार गृह हैं वो आपने देखे होंगे, जहाँ पर इस तरीके की संरचना होती है, जिसके अंदर क्या होता है कि जो बीज हैं उनका भंडारण किया जाता है। क्योंकि अगर हम देखें तो हमारे घर में अगर हम मान लीजिए कि गेहूँ की फसल हमने की और उसके बाद अगली गेहूँ की फसल के लिए अगर हम ये बीज रखना चाहते हैं तो वो हमारे घर में नहीं रहेंगे। लेकिन जब हम बीज बाजार से लाते हैं तो वो बाजार वाले बीज भी तो कहीं ना कहीं सुरक्षित रखे गए होंगे। तो वो बीज कहाँ पर सुरक्षित रखे जाते हैं, बीजों को बड़े पैमाने पर भंडारण साइलो और भंडार गृहों में किया जाता है। और साइलो क्या होते हैं, लोहे की कुछ इस तरह से भंडार गृह बनाए जाते हैं ताकि वो नमी, कीट और चूहों से सुरक्षित रह सके। वहाँ पर उनका रासायनिक उपचार करके उनको रखा जाता है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई, तो वो बीज वहाँ पर सुरक्षित रहते हैं। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। तो ये हो गया भंडारण। तो ये सारा का सारा सिस्टम होता है जिस वजह से आप जो रोज खाना खाते हो सुबह और शाम, वो सारा का सारा खाना इस प्रोसेस की वजह से ही होता है। तो आपको ये प्रोसेस सारी की सारी पता होनी चाहिए। डेफिनेटली आपको सारे के सारे पॉइंट्स इसमें समझ में आ गए होंगे। तो नोट्स बनाइएगा, डायग्राम बनाइएगा, जितने भी बीच में हमारे रहट के डायग्राम आए और इस तरह से जितने भी हमारे डायग्राम्स आए, तो उनको डायग्राम्स को आपको अपनी कॉपी पर जरूर बनाना है और कलरफुल उसमें जो है कलर्स फिल करने हैं, ठीक है। और अपने माता पिता के साथ, अपने बड़े भाई बहन के साथ या छोटे भाई बहन के साथ इस चैप्टर को डिस्कस कीजिएगा कि इतना इंटरेस्टिंग तरीका होता है, ऐसे ऐसे किसान करके ये करता है, साइलो ये होता है। तो इन सारी चीज़ों को आप जितना ज़्यादा डिस्कस करेंगे आपको इस टॉपिक में उतना ही ज़्यादा मज़ा आएगा। तो नेक्स्ट जो हमारा सेकंड चैप्टर है वो तो मज़ेदार, बहुत ही मज़ेदार लगेगा आपको, क्योंकि उसमें हम वायरस के बारे में पढ़ेंगे कि वायरस एक्चुअल में होते क्या हैं और बहुत सारी चीज़ें, कवक, शैवाल, प्रोटोजोआ, सूक्ष्म जीव, जीवाणु, ये सारी की सारी चीज़ें क्या सब कुछ पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर सेल्फ स्टडीज़।